हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हमने फाइंड की थी डिफरेंट केस में, डिफरेंट बनी थी। तो आज अपन उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? This is a uniform electric field. This is an electric dipole. Separation between 2 point charge is 2a. दोनों के बीच का सेपरेशन हमने 2a ले रखा है, ये ध्यान में रखना है आपको। ये सेपरेशन है वो 2a है, तो थोड़ा और आगे रख देते हैं। ये सेपरेशन 2a। ओके, इनिशियल कंडीशन इसकी कौन सी थी? सपोज θ1 एंगल पे ये था और हमने इसको रोटेट कराया था किस एंगल से? θ2। यानी θ1 से θ2 एंगल तक अपन रोटेट कराते हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और कौन से टॉर्क के अगेंस्ट? जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है उसके अगेंस्ट अपन कुछ टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पे टॉर्क लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ था। वो वर्क डन हमारा कितना आया था? हमें फॉर्मूला भी पता है, W इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये एक्सटर्नल वर्क डन है, ध्यान करना। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए वर्क डन बोले तो किसका साइन आ जाएगा? माइनस का, ये हमें पता है। ठीक है, इसके बाद हमने 3 केस स्टडी किए थे। फर्स्ट केस कौन सा था? जब थीटा की वैल्यू 0, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? मिनिमम, और वो थी कितनी? फॉर्मूला हमने अगर डिराइव किया था पर्टिकुलर किसी भी एंगल पे, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था, लेकिन अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल पे वो कितनी आएगी हमारी? U थीटा इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। तो अगर इस डाइपोल को अगर हम बोले कि डाइपोल हमारा यूं इस कंडीशन में है सपोज, ठीक है, तो डाइपोल को अपन ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए यहां पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो ये डाइपोल है वो ऐसे प्लेस है सपोज थीटा इक्वल्स टू 0, तो यू कितना आया था हमारा? मिनिमम। ठीक है, और वो माइनस PE आया था, तो यहां पर लिखेंगे माइनस PE। ठीक है, ये वाला केस अपन यहां से बोलेंगे इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहां कितनी है? 0। ठीक है, थीटा किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल था। ठीक है, तो यहां पे ये हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सेकंड कौन सा है हमारा? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें u कितना आया था? तो इसमें u मैक्सिमम आएगा, थीटा की वैल्यू 180 रखोगे, cos 180 की वैल्यू -1 माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस PE। और ये कौन सी कंडीशन है? तो अपन बोलते हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। थर्ड, अगर मान लो थीटा की वैल्यू अपन मान ले कितनी है? 90 डिग्री। उस केस में u कितना आ जाएगा? उस केस में u रहता है 0, क्योंकि u 90, यहां पे आप बोलोगे मैक्सिमम है, और ये थर्ड वाला जो है cos 90 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, लेकिन यहाँ पे टॉप मैक्सिमम होता है। इस केस में मैक्सिमम टॉप, जिसको अपन बोलेंगे P इंटू E, ये प्लस का PE रहेगा। ओके, अब अपन इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपको बोला गया है, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। मान लो आपको बोला गया है फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग an electric dipole in uniform electric field from condition of stable equilibrium to unstable इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन तक अगर आपको किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराना है तो कितना वर्क डन है वो करना पड़ेगा,
ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन यहां से फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए आप यहां से अपन बोलेंगे फॉर्मूला हमारा ये है, वर्क डन फाइंड करना है। तो बोलिए आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होती है हमारी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपन बोलेंगे ये हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इसको आप रोटेट कराओगे 180 डिग्री, क्योंकि अनस्टेबल की कंडीशन 180 डिग्री वाली है। तो यहां से θ1 की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, ठीक है, θ1 की वैल्यू 0 और θ2 की वैल्यू 180। ठीक है, तो यहां से आप बना दोगे W एक्सटर्नल इक्वल्स टू PE cos 0 माइनस cos 180। ओके, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और माइनस cos 180 की वैल्यू -1। ठीक है, तो यहां से हमारा बन जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस 2PE। ठीक है, तो या डबल आ रहा है PE का, तो अपन बोलेंगे ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू प्लस 2P। अगर यही क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलता है फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग, फाइंड द वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, ये एक्सटर्नल है, सपोज यहां पे लिखा गया था एक्सटर्नल। ठीक है, ये भूल गया था मैं, आप इसको नोट कर लेना। यू फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसकी वजह ये पूछ ले, फाइंड द एक्सटर्नल की वजह यहां पे लिख दे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आप यहां पे क्या बोलोगे -2P हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल ही हमने ये रिलेशन बोला था कि डेल्टा U की वैल्यू U फाइनल माइनस U इनिशियल होती है, और साथ में ये इक्वल होता है किसके, -W इलेक्ट्रिक फोर्स और प्लस W एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। अब आपको बोले कि 0 से 90 डिग्री, तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब अपन एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। इसको नोट किया आपने, फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। मान लो आपको दोबारा से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वर्क डन, सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको बोला गया है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डायपोल को रखा गया है किस एंगल पे, सपोज 60 डिग्री एंगल पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। अब इसको रोटेट कराया गया और फाइनल जो इसकी पोजीशन थी वो कुछ इस प्रकार है, -Q और ये +Q। कितने डिग्री एंगल पे रोटेट कराया गया वो आपको पता होना चाहिए। इनिशियल कितना था इस कंडीशन में 60 डिग्री। ठीक है, तो अपन यहां क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी इनिशियल है, तो इसको आप मान सकते हो ये इनिशियल है और ये वाली कौन सी है, फाइनल। ठीक है, एज ऑन इन फिगर। ठीक है, तो जैसा कि फिगर में शो हो रहा है, आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, पहले तो इस फॉर्मूले को लिखोगे। ठीक है, अब आप बताओ θ1 कितना है, तो यहाँ पे θ1 की वैल्यू हमें पता है, ये θ1 कहां से होता है, along the direction of electric field। ये यहां से θ1 है, देखो ये θ1 है ना, तो θ1 की वैल्यू तो हमें दिख रही है 60 डिग्री है। वेरी गुड। θ2 कितना है, क्या θ2 60 डिग्री है क्या? अब देखो यहां हमारा ये डायरेक्शन हो गया किसका, P का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अपन जब भी बोलते हैं कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हो आप, तो इनकी टेल से टेल मिला के और इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं अपन, टेल से टेल मिला के और दोनों के बीच का एंगल लेते हैं, तो ये एंगल नहीं माना जाएगा, ध्यान करना। तो एंगल यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री नहीं है, एंगल है यहाँ पे 120 डिग्री। तो आप θ2 की वैल्यू बोलोगे कितनी, 120 डिग्री। देख लो यहाँ पे ये θ2 जो था आपका 120, यानी यहाँ जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल है, तो ये एंगल है आपका 120 डिग्री। अब सोल्व कर सकते हो आप, यहाँ पे आंसर पुट कर सकते हो θ1। cos 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए हाफ, माइनस cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -हाफ, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हाफ प्लस हाफ 1, तो आपका आंसर आएगा फाइनली P/E। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या नोट करोगे, फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन। चलो मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, फाइंड द वर्क डन। चलो मैं एक्सटर्नल में बोल के इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देता हूं। चलो फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स
by electric force in rotating an electric dipole from initial position to final position as shown in figure। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 वो फर्स्ट था, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद में डायग्राम बनाओगे। ये डायग्राम तो बुक में इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। फिर आप इस फॉर्मूले में लिखोगे θ1 θ2 की वैल्यू पुट करोगे और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, PE। अब वो PE कौन सा है, W एक्सटर्नल। क्या आपको एक्सटर्नल पूछा है? नहीं, आपको तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है। तो फाइनली आप लास्ट में, ये आपका आंसर तो क्या आएगा, PE आएगा, लेकिन लास्ट में जाके आपका आंसर क्या बन जाएगा, W। अपन इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये कितना बन जाएगा, -P इंटू E। तो आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर होगा वो WE इक्वल्स टू -P इंटू E, ठीक है। ये एक्सटर्नल है जो हमारा PE आया, और W इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि अपन को पता है माइनस होता है, तो ये -P इंटू E कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट करोगे। नोट करने के बाद में डायग्राम के बाद फॉर्मूला लिखोगे, फिर ये लिखा, आंसर आएगा PE, फिर बोल दोगे WE इक्वल्स टू -P इंटू E। ओके, तो ये क्वेश्चन थे। अब अपन लेते हैं आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आज के असाइनमेंट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन डाले जाएंगे, वो आप कंप्लीट करके सबमिट करवा दीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वही अपन ले रहे हैं। A molecule of substance has permanent electric dipole moment of magnitude 10 to the power -29। आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी है किसी सब्सटेंस के लिए। सपोज यहां पर एक सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस का मतलब कोई मैटर है, कोई भी अपन बोल सकते हैं, कोई बॉडी है, कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है। अब उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। अपन कहते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसे मॉलिक्यूल है, इनका इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इसका मतलब एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, ऐसा। ये यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है, सपोज 1 मोल, इस क्वेश्चन की बात कर रहा है। ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे 1 मोल जो मॉलिक्यूल्स थे वो पोलराइज हो गए जैसे ही आपने यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो गए, अलाइन हो गए, ठीक है ना। इन पे फोर्स अप्लाई हुआ और ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे अलाइन हो गया, सेट हो गए हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स थे। फिर आगे बोला गया है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन है। पहले तो डायपोल मोमेंट बोल दो कितना है, P इक्वल्स टू 10 to the power -29 कूलम मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एक मॉलिक्यूल का है ये, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल है कितने, 1 मोल। तो एक मॉलिक्यूल का अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इतना है तो 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल होंगे उनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, आवोगाद्रो कॉन्सेप्ट से अगर हम बोले तो 1 मोल में यहां से अपन बता सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितना आएगा ये तो 1 मॉलिक्यूल का था। यहां पे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये तो इतना गिवन है आपको। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स उसका कितना होगा, तो उसको लिए अपन यहां पे बोल सकते हैं P इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपको पता है आवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 0.23 में लगे ओनली 6 मान लेते हैं। ओनली मान लो एक पल के लिए कितना है, 6। इस नंबर के कंपेयर में अपन यहाँ पे अगर इसको देखें तो सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग मान लो 6.0 है। ओके, तो यहाँ पे आपने मान लिया 6 इंटू 10 to the power 23। इतने मॉलिक्यूल्स है, एक का इतना है तो इतने का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको 10 to the power -29 से, तो क्या आंसर आएगा। यहां से हम देखेंगे
तो आप बोलोगे 6 इंटू 10⁻⁻⁻6। अब ये थोड़ा सा आप इसमें अंतर करने के लिए इसको आप मान लो, इसको पी डैश कह देते अपन, दोनों पी ना हो गए, ये पी डैश मान लो। ये तो पी तो अकेले का था और ये 1 मोल का हो गया, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट है। बताइए क्या बनेगा यहां से, यूनिट तो वही है कूलम्ब मीटर। ओके, फिर बोला गया है डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये भी नोट कर लेते हैं अपन, जो गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर अचानक से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है, जैसे मान लो पहले ऐसे थी, अब ये 60 डिग्री, यानी इस डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया गया है, ठीक है। पहले कंपेरिजन में अब ये कितना डिग्री के एंगल पे हो गया है, 60 डिग्री के एंगल पे हो गया है। सडनली चेंज बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री, एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइन इट्स डायपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब देखना एक बार, आप मान लें कि यहाँ पे कोई भी अपन कहे, जैसे मान लो ये सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। अब अपन बोलते हैं कि पहले हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो चुके। ओके, जैसे ही हमने अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री कर दी, अब आपको बोला है अब इन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे कुछ फोर्स लगेगा और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होंगे, ये अलाइन होना चाहेंगे। तो यहां पे अपन बोलेंगे ये क्या करेंगे, कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो पहले ये कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय, तो कितनी एनर्जी, तो अपन कैसे करें इस क्वेश्चन को, सोचिए आप। इनिशियल कितनी एनर्जी है, पहले एनर्जी कितनी है उसको अपन फाइंड करते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इनिशियल कितनी है वो फाइंड कर ले, फिर फाइनल कितनी है वो फाइंड कर ले, फिर रिलीज कितनी हुई तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दे, तो ये हमारी रिलीज एनर्जी आ जाएगी। ओके, तो अब आप बोलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है, क्या आया था फॉर्मूला, माइनस पीई कॉस थीटा, यही तो था, ठीक है। अब आप यहां पे P जो है ये एक मॉलिक्यूल का लिखे कि सबका लिखेंगे, तो यहां पे डेफिनेटली पी डेस ही करना पड़ेगा, तो मैंने इसको पी डेस लिख दिया, नोट करो, माइनस पी डेस में अपन बोलो कितनी है वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10⁻6 थीटा। बोलो इनिशियल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये एंगल जो होता है वो P और E के बीच में होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना था 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, +6 से -6, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा -6 जूल, ओनली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई -6 जूल। फाइनल कितनी आएगी, तो आप यहां पे बोलोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी उसको अपन फाइंड कर लेते हैं। तो बोलिए फाइनल के लिए UF इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही है माइनस PE cos। अब बोलो यहां से कितने डिग्री पे सडनली चेंज कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 60 डिग्री, तो cos 60 पुट कर दो यहां पे, ठीक है। माइनस P की ये P डेस है, P डेस की वैल्यू वही है 6 इंटू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻+6, और यहां पे cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होकर कितना आ गया 3, तो यहां आएगा -3 जूल, ये U फाइनल आ गया। अब एनर्जी रिलीज कितनी की है इन मॉलिक्यूल्स ने, तो एनर्जी रिलीज के लिए अपन बोल देंगे डेल्टा U इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल कौन सी है -3, माइनस का साइन, इनिशियल एनर्जी कितनी थी -6, यहां लिख दो -6, तो आपका फाइनल आंसर माइनस प्लस 6 में से -3, तो ये बन जाएंगे 3 जूल। तो 3 जूल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होना चाहेंगे, इसलिए वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। ये वैसे पोलराइजेशन की बात है, पोलराइजेशन का आगे वाला टॉपिक हम आगे वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ये मॉलिक्यूल्स वो पोलराइज होते हैं, ठीक है।
ये पोलराइजेशन वाला केस आपके मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अलोंग कोई भी अपन बोलते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलाइन होंगे। तो जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हैं वहां मैग्नेटिक केस में भी ऐसा ही होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ में उसमें जो कॉन्सेप्ट छिपा होता है वो भी इसमें साथ साथ में आ जाता है। देख जैसे अच्छी सी बात आ गई यहाँ पे कि यहाँ पे बोला गया था कि 100% पोलराइज हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन का एक नई चीज आ गई कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कुछ उनमें पोलराइजेशन होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होना चाहते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, जो हमारे आरबीएससी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखना क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। आपको 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं और उनकी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं। यस, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ये चार्ज दे रखे हैं, सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो एक है -1 माइक्रोकुलाम और दूसरा है +1 माइक्रोकुलाम। -6 का मतलब माइक्रो, ओके। दोनों के बीच का सेपरेशन यानी 2a की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। 2a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर ये आपको गिवन है, यानी सेपरेशन दे रखा है एक्चुअल में, ठीक है। दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। तो चार्ज कितना गिवन है पहले तो वो बोल दो, +-1.0 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। और सेपरेशन यानी 2a की वैल्यू आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में काउंट करें तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर। पहले तो गिवन वैल्यू लिख रहे हैं, फिर उसके बाद में यूनिट सेम बना रहे हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1.0 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। मान लो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें यहां ऐसे प्लेस किया गया है, ओके। फाइंड मैक्सिमम टॉर्क ऑन इट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला अपन को पता है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। यस, तो मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा अपन बता सकते हैं। मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रिक डायपोल है वो ऐसे हो इस कंडीशन में, तो यहाँ पे कितना आएगा P × E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन P की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन अपन को सेपरेशन दे रखा है और चार्ज दे रखा है, तो अपन आसानी से फाइंड कर लेंगे। P इक्वल होता है Q × 2a, ठीक है। तो यहाँ पे टॉ मैक्सिमम की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। तो बोलिए टॉ मैक्सिमम कितना आया। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻6, ठीक है। 2a की वैल्यू कितनी है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल और यहां से ओनली 1 सेंटीमीटर कर देना है, वही 2a ही है। 2a जो है वो डिस्टेंस ही है, इसको कैंसिल मत कर देना आप, ठीक है, क्योंकि हमने सेपरेशन मान रखा है, सिंबल 2a है वो, ओके। तो 2a की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10⁵ अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो बोलिए क्या आया। ये यहां से अपन बता सकते हैं तो क्यों चार्ज की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहां से 5 और ये -7 -8 और ये बन गया है, इसको आप 2 × 10⁻, कितना बनेगा, ये -3 बन रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ये 8 और 5 -3 जूल, सॉरी जूल नहीं आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन × मीटर, ठीक है। न्यूटन × मीटर। टॉर्क जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स × परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, तो अपन बोलते हैं यहाँ पे फोर्स × डिस्टेंस यानी न्यूटन × मीटर, ठीक है, ओके। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट का आंसर क्या होगा कि 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट ध्यान रखना, न्यूटन × मीटर होता है, ओके। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उस केस में फाइंड करनी है जब डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, यानी U = -P × E, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो -P × E, तो जो आपने PE फाइंड किया है उसके आगे क्या लगाना, माइनस तो लगाना, तो याद आएगा -2 × 10⁻³ क्या यहाँ भी न्यूटन मीटर लगा दो क्या, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे न्यूटन मीटर की बजाय अपन यहाँ जूल लिखेंगे,
ठीक है ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एंगुलर पोजीशन ऑफ 180 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से डाइपोल को 180 डिग्री तक रोटेट कराया है और 180 डिग्री वाली कंडीशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ये ध्यान करना, पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट की पूछी है और 180 डिग्री वाले पॉइंट की बात है, यानी ये सीधी सी बात है, यू मैक्सिमम यानी प्लस पी इंटू ई की बात कर रहा है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 × 10⁻³ जूल। वो तो पी तो सेम ही है ना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये रहा, एनर्जी नीडेड टू रोटेट द डाइपोल थ्रू 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से 90 डिग्री तक रोटेट करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, यानी यहां से इसको 90 डिग्री तक अगर रोटेट करें तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो आप बता सकते हो 0 से, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से 90 डिग्री तक रोटेट करने में वर्क डन कितना आता है। तो आपको फॉर्मूला पता है एक्सटर्नल वर्क डन का, और वो कितना होता है, P × E cos θ1 माइनस cos θ2। अब ये कौन सी पोजीशन से बोल रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी θ1 की वैल्यू 0, cos 0 माइनस cos θ2, कौन सी कंडीशन आ गई, 90 डिग्री। तो यहां पे लिख दोगे cos 90 की वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो P × E मीन्स 2 × 10⁻³ जूल। तो ये वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए, अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 क्वेश्चन आज असाइनमेंट में आपको दिए गए हैं, सॉल्व करना, इनको ट्राई करना। और इस थर्ड क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है जिसमें चारों ही केस में सेपरेशन सबके लिए सेम है, यानी -q और +q के बीच की जो डिस्टेंस है और इसमें सब में सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड चारों में ही सेम है। आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी किसकी डिक्रीज हो रही है, ए बी सी में, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ओके, सबसे पहले ज्यादा आएगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, लास्ट में सबसे कम आ जाएगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इस क्वेश्चन में आपको पढ़ना और अच्छे से करने की ट्राई करना, ऐसे ये है। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, कीप स्माइल।